को अख्तुल को मैं चेतावनी देना चाह रहा हूँ। ये बहुत दिन हो गया झूठ और मौलवी से टक्कर हुआ है। और ये आलिम और उलमा, हमने देश को आजाद किया। जब हम देश को आजादी करने के लिए कुर्बानी दे सकते हैं तो हम सीमांचल को इन बेईमानों और मक्कारों से आजादी करने के लिए तमाम कुर्बानियां दे सकते हैं। मुझे मजबूरन पार्टी के अपने ओहदे से और रुकने से इस्तीफा देना पड़ रहा है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने अख्तुल साहब बैरिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी का जो मैंने रुकनीत हासिल की थी उससे मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ और उस ओहदे से भी दस्तबरदार हो रहा हूँ। अरे बताओ भाई, जो मस्जिद चलाने वाला, मस्जिद बनाने वाला, मदरसा चलाने वाला, मदरसा में चंदा करने वाला और देश को हमेशा कौम के साथ जीने से लेकर मरने तक साथ देने वाला, जनाजा वही पढ़ाएगा और निकाह वही पढ़ाएगा, सारा सिस्टम जब उलमा करता है तो अब वो उसको तुम्हें एक टिकट देने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं है, गुंजाइश है। रमजान में एक मुलाकात हुई, उसमें मुझसे पूछा गया आप कौन सा विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। मैंने ठाकुरगंज से। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैंने कहा हमारा 5-6 प्रोग्राम करा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं 5-6 क्या, हम प्रोग्राम 10 करा देंगे। तो ये बात कहाँ तक जा रही है? ये तो रजामंदी की बात है। जब आप हमारा प्रोग्राम कराने के लिए, लेकिन कौन सा गुल खिलाया अख्तुल ने, कौन सी दुश्मनी अख्तुल को उलमा से, हुफ़ाज़ से, कि आपने जाके बैरिस्टर साहब को शिकायत करके कि मुफ्ती साहब का पैसा नहीं है। हम इसलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। हम बिहार में जो पार्टी है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की, पिछले 11 सालों से इसकी रुकनीत के साथ पार्टी के ओहदे में रहकर और ओहदे के अलावा भी मैंने पार्टी के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी है। पार्टी को देश प्रदेश में वफादारी के साथ सीमांचल में गांव-गांव में पहुंचाने का काम किया और यहाँ के इसके अलावा महाराष्ट्र में, तेलंगाना में भी, दिल्ली में भी मैंने पार्टी के लिए बहुत काम किया। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि बिहार के सदर जनाब अख्तुल साहब की मुसलसल धांधली, मुसलसल नाकाबिल फरामोश कामों को देखते हुए और उनकी हठधर्मी को देखते हुए मुझे मजबूरन पार्टी के अपने ओहदे से और रुकने से इस्तीफा देना पड़ रहा है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने अख्तुल साहब बैरिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी का जो मैंने रुकनीत हासिल की थी उससे मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ और उस ओहदे से भी दस्तबरदार हो रहा हूँ। चंद वजूहात की बिना पर मुझे आज ये दस्तबरदारी होनी पड़ रही है कि पार्टी में 2-4 लोगों का कब्जा है। वो जो चाहेंगे वो होगा। ये पार्टी में नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, महासचिव, ये ब्लॉक अध्यक्ष, फना, इसकी कोई अहमियत नहीं है। 5 पैसा किसी की कोई अहमियत नहीं है। अगर कोई अहमियत है सिर्फ अख्तुल आदिल हसन आज़ाद, और इसमें एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद और वो इश्तियाक अहमद। सवाल इस बात का है, पार्टी एक तरफ तो ये बात कही जा रही है कि पार्टी दस्तूरी जमात है, दस्तूरी पार्टी है। कोई दस्तूर नहीं है इसकी। बगैर दस्तूर के पार्टी पिछले 11 साल से ये पार्टी चल रही है बिहार में, और वो भी एक ऐसे शख्स के हाथ में पार्टी को बैरिस्टर साहब ने गिरवी रख दिया है जो इलाके में रिजर्वेशन के तरह आया है। क्या पार्टी अख्तुल और आदिल हसन ही पार्टी चला सकते हैं? ये सब जितने लोग हैं, उलमा है, हुफ़ाज़ और दानिश्वर है, जो अपनी पार्टी को, इस पार्टी को बढ़ाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए इतनी कुर्बानियां दी, उसका क्या होगा? मैंने 2015 में पार्टी का उम्मीदवार बन रहे थे। 2015 में बहादुरगंज से मेरा नाम का घोषणा भी करने वाला था, लेकिन अख्तुल अपनी जीत के लिए इजहार एसपी ने उनको कहा कि आपको मुफ्ती अतर को अगर बहादुरगंज में टिकट देते हैं तो आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो अपनी सीट को बचाने के लिए मेरा सीट को उसमें कैंसिल करवाया, कहा कि 6 सीट में हम चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादा नहीं लड़ेंगे, लिहाजा आपका नाम शामिल नहीं हो सकता है। हम बर्दाश्त कर लिए, फिर भी पार्टी में लगे काम किए। बैरिस्टर साहब ने कहा कि भाई 2020 में आपको टिकट कन्फर्म है, लिखवाना चाहे लिखवा लीजिए, गवाह बनाना चाहे गवाह बनवा लीजिए, 2020 में आपको टिकट मिलेगा। मैं इंतज़ार करता रहा और पार्टी के जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती थी मैं जाता रहा। जब 2020 का मौका आया तो एक ऐसे शख्स को टिकट दिया गया जो वार्ड मेंबर में 7-8 वोट लेकर आया, उसको विधानसभा का टिकट दिया जा रहा है। मुझे यह भी मालूम है कि क्यों टिकट दिया गया, किस बुनियाद पर टिकट दिया गया, उनकी सलाहियत की बुनियाद पर
या पार्टी में कारकर्दगी की बुनियाद पर या पैसे की बुनियाद पर, ये सब दुनिया जान रही है। उसके बाद उसको भी मैंने बर्दाश्त किया, 2020 को भी मैंने बर्दाश्त किया, और मैं खामोशी के साथ बैरिस्टर साहब को मैं दफ्तरी होटल में कहा कि आप लोगों का ये डिसीजन शायद अच्छा नहीं हुआ। बहरहाल उन्होंने कहा कि जो भी है ये आप ही लोगों के बीच का है। तो फिर मैंने 2020 को भी बर्दाश्त किया, और उसको भी मैंने बर्दाश्त करके मैंने किशनगंज में, बहादुरगंज में पार्टी के लिए काम किया हर जगह। लेकिन मैं जब उसके जीतने के बाद ये 5 MLA जीते, उसके बाद किसी ने भी पार्टी का कोई आदमी, चाहे अख्तर साहब, आदिल साहब ने कभी नहीं फ़ोन करके बुलाया कि भाई आओ मजलिस में बैठो, कोई मशवरा या कुछ नहीं, कोई मशवरा नहीं चलता रहा। मैं भी अपना बैठा रहा। अचानक आज से 1.5 साल पहले बैरिस्टर साहब की मेरी मुझसे नज़र से नज़र मिल गई। बैरिस्टर साहब ने कहा भाई आप नाराज़ क्यों हैं, पार्टी को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई पार्टी जब पार्टी के अंदर कोई इज्जत नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई दस्तूर नहीं, तो हम पार्टी में रह के क्या करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप हैदराबाद आइए। मैं हैदराबाद भी गया, हैदराबाद से मुलाकात हुई, उन्होंने अच्छा ये बैठाया भी, बात भी हुई, हाथ पर हाथ भी मिलाया। उन्होंने मुझसे वादा किया कि भाई आज से आप हमको नहीं छोड़ेंगे, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। माजिद साहब से अलग से बात हुई कि इंशाल्लाह, और भी लोग थे कि इस बार इंशाल्लाह मुफ्ती साहब को असम्बली का चुनाव लड़ाया जाएगा। जो बातें हुई उसके बाद लगातार मैं अपना कैंपेनिंग पूरे भारत के अंदर, चाहे महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, दिल्ली हो, मैं पार्टी के लिए काम करता रहा। और फिर बैरिस्टर साहब लोकसभा चुनाव में मेरे घर पर भी आए और आकर के लोगों को देखा भी कि ये है। मेरे गरीब खाना में आने के बाद वो गए भी, फिर मिलते हैं, एक अलग चैप्टर है। फिर उसके बाद ये पूरी उम्मीद रही। मैं अभी 2-3 महीना पहले मुलाकात किया, उससे पहले मुलाकात, मुस्तकिल मुलाकातों में उनका मुकम्मल रुझान मेरे तरफ था। रमजान में एक मुलाकात हुई, उसमें मुझसे पूछा गया आप कौन सा विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। मैंने ठाकुरगंज से। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैंने कहा हमारा 5-6 प्रोग्राम करा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं 5-6 गया, हम प्रोग्राम 10 करा देंगे। तो ये बात कहाँ तक जा रही है, ये तो रजामंदी की बात है। जब आप हमारा प्रोग्राम कराने के लिए, लेकिन कौन सा गुल खिलाया अख्तुल ईमान ने, कौन सी दुश्मनी अख्तुल ईमान को उलमा से, हुफ़ाज़ से, कि आपने जाके बैरिस्टर साहब को शिकायत करके कि मुफ्ती साहब का पैसा नहीं है। ये तो बड़ा शर्मनाक बात है कि उनके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। फिर मैं दोबारा बैरिस्टर साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा कि भाई क्या बात है, क्यों आप रुकावट डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई चुनाव लड़ने के लिए पैसा की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा भाई मेरे पास सब इंतजाम है, जो कुछ भी पार्टी से हमको कुछ नहीं चाहिए, हम इलेक्शन में जो खर्च करना होगा मैं करूँगा। मेरे साथ बहुत बड़ी ताकत है, आवाम की ताकत है, गरीबों की ताकत है, हमारे साथ है। हम जो लोग 10 रुपये में खर्च करके जीतेगा, मैं सिर्फ 2 रुपये में चुनाव जीत सकता हूँ, मैंने उनसे कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप अख्तर साहब से मुलाकात कर लीजिए। फिर मैं अख्तर साहब से मुलाकात किया तो उनके बातों से लगा कि नहीं कुछ ही लोगों नरमी आई है। लेकिन मुस्तकिल मुलाकात यानी अदम तवज्जुही, किसको टिकट बांट रहा है, बिहार में कितनी सीटों पे चुनाव लड़िएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाया, उसका मतलब यह है कि वो कैबिनेट का है। आप बुला के पूछ सकते थे कि हम लोग बिहार में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और भी जो अहदेदारान थे बुलाना चाहिए, किसी को कभी नहीं बुलाया, ना किसी से पूछा जा रहा है। क्योंकि मैं उम्मीदवारी की हैसियत था, मैंने कभी सवाल नहीं किया कि भाई आप किसको टिकट बांट रहे हैं, कहाँ इलेक्शन लड़ाना है। मगर मैं उनके ना पूछने पर भी मैंने उनको सवाल करता रहा कि भाई ऐसा है कि हम लोग ज़्यादा सीट पे लड़ने के बजाय चंद सीटों पे लड़ें और उसको जीतने का काम करें। तो उसने मुझसे कहा कि नहीं अभी तो हम पूरा घूम रहे हैं, लेकिन चंद सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने 35 सीटों का ऐलान किया, कभी कोई मशवरा नहीं, ये करते गए। जब टिकट का बंटवारा की बात आई, हमको दिलासा देता रहा इंशाल्लाह आपके अलावा कौन है, अब तो बैरिस्टर साहब का खास आदमी है, बैरिस्टर साहब आप ही की तरफ है, ये करते रहे, दिलासा देते रहे। मैं अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, जब इन्होंने जोकी का टिकट का ऐलान किया, ऐलान करा बाज़ाब्ता, मैंने ऐलान नहीं किया। कैसे ऐलान भाई, किस बात का ऐलान? आप चुपके से रात में उससे मुलाकात करते हैं, मुर्शिद से मुलाकात करके उसको अलग से लिफाफा पकड़ाते हैं और उसको दे करके आप भेज देते हैं। वो जाके नॉमिनेशन के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, गांव गांव में मीटिंग कर रहा है, और उसके बाद वो इस्तीफा दे रहा है। तो कह रहा है कि अभी तो अब तारीख घोषणा नहीं हुआ। किस बात का घोषणा? आप तो 6 महीना पहले आपने उससे तय कर लिया था, सौदा भी तय कर लिया था। मैं वक्त आने पर 50 किस्तों में पार्टी के 11 साल कारकर्दगी को अवाम के सामने रखने का काम करूंगा, और वही बात करूंगा जो बात हुई है। कोई लगी हुई बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक आलिम दीन हूं। मैं किसी पर इल्जाम तराशी नहीं करने जाता हूं। आज
मैं ये मजबूरन मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके ये लोगों को बताने की ज़रूरत पड़ी कि पूरे इलाके में एक घमाघमी उनको टिकट का दे दिया। आप ऐलान कर रहे हैं कि भाई उन्होंने तो पहले कर दिया, तो क्या फिर अगर इस्तीफा दिया तो इस्तीफा तो मंजूर नहीं किया ना, नहीं किया तो उसको कहते कि भाई हमने मंजूर नहीं किया, आपको बना रहे हैं उम्मीदवार, ढोंग नचा रहा है। हमने ये कह दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमने अभी ऐलान नहीं किया, सब झूठ है। जब हम लोग बराबर मिल रहे हैं, मुस्तकिल 8-10 दिन से मिल रहे हैं, हम लोग का क्या, हम लोग का कह रहे कि नहीं आप बिल्कुल आप लोग इतना नहीं है, आप लोगों को कोई भी फैसला होगा। ये डार्क में रखकर कल की बात बता रहा हूँ, जबकि एक उम्मीदवार गुलाम हसन कल उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया और नॉमिनेशन दाखिल करके बाहर लोगों को बताया कि भाई हमने नॉमिनेशन कर दिया, अभी हमको सिंबल नहीं मिला, जबकि सिंबल के साथ उन्होंने नॉमिनेशन किया। वो उम्मीदवार जो सिंबल के साथ नॉमिनेशन किया और बाहर आके बोलता है कि नॉमिनेशन मैंने आजाद किया, सिंबल हम जमा करेंगे, तो अभी पहली बार जब निकलते ही अभी नॉमिनेशन करते ही झूठ बोल रहा है, तो वो कौम के लिए क्या भला कर सकता है, इलाके के लिए क्या भला कर सकता है। मैंने कहा, बार बार मैंने इनसे कहा कि साफ सुथरा छवि आदमी को टिकट दीजिए। आप एक ऐसे आदमी को दे रहे हैं, एक आवारा आदमी जो नशा करता है, जो टीका भी लगा लेता है, आप उसको टिकट उम्मीदवार बनाते हैं। मैंने बरेशर साहब को भी दिखाया और कहा, माजिद साहब को भी कहा, इन लोगों ने सुनकर के अनसुनी कर दी। और हद तो ये है कि ये सब बातें, और जब ये सर्वे की बात आ रही है, हमको सर्वे में पीछे दिखाया जा रहा है, और जब कोई मीडिया खोलिए, कोई व्हाट्सएप में जाइए, फेसबुक में जाइए, सारी दुनिया ये कह रही है कि मुफ्ती अतर जावेद को ही टिकट दिया जाए। तो कहाँ है, कौन सा सर्वे है? वो सर्वे खत्म हो गया क्या? ये किस सर्वे है? वो भी चला गया। मैं कल रात जो गुज़श्ता रात है, कल नॉमिनेशन जब कर दिया मैंने, फिर भी मैं इत्मीनान से रहा कि भाई अभी भी हो सकता है कि वो नहीं दिया होगा। कल मैं रात में पहुंचा, मैंने उनसे कहा भाई क्या बात है, अभी तक कुछ नहीं बता रहा, एक दिन बाकी रह गया है। तो मुझसे कह रहे हैं कि अभी फैसला नहीं हुआ है, आज मैं लिख करके भेज दिया हूँ उनको हैदराबाद, वो सुबह फैसला करेंगे, 10 बजे तक फैसला आएगा। कितना झूठ है। आप एक तरफ अब्दुल्ला सालिम को झूठा करार दे, मैं एक एक झूठ को अख्तर ईमान को ये मैं चेतावनी देना चाह रहा हूँ। ये बहुत दिन हो गया झूठ और मौलवी से टक्कर हुआ है, और ये आलिम और उलमा, हमने देश को आज़ाद किया। जब हम देश को आज़ादी करने के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, तो हम सीमांचल को इन बेईमानों और मक्कारों से आज़ादी करने के लिए तमाम कुर्बानियां दे सकते हैं। मुफ्ती साहब, एक मेरा सवाल है, आप दीन के जानकार हैं, मुफ्ती हैं, मसले मसाइल को बेहतर जानते हैं। पिछले दिनों आपने कुरान और खुदा की नहीं, अल्लाह और खुदा की कसम खा करके हलफ लिया आपने, तब आपने क्यों नहीं उस वक्त कहा कि भाई हम ये नहीं करेंगे? और अब आप, क्योंकि आपको टिकट नहीं दिया गया है, तो आप बगावत कर रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ जी। हमने रुकनियत के साथ हमने कहा, मैं पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMM का मैं रुकन हूँ, लिहाजा मैं ये हल्फ लेता हूँ कि पार्टी का वफादार बन के रहूँगा। अगर उम्मीदवार बनाता है तो उम्मीद जीतने के बाद पार्टी के साथ लगा रहूँगा, और नहीं भी बनाता है पार्टी के साथ लगा रहूँगा। लेकिन सवाल इस बात का है, ये बात समझने की है, क्या ये कौन सा कानून है, कौन सा दस्तूर है, शरीयत की तरफ से है या इनका बनाया हुआ दस्तूर है? ये जो हल्फ बर्दारी हुई है, क्या सिर्फ सीमांचल के लिए या पूरे हिंदुस्तान में जितनी जो पार्टी, हमारी पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और जगह का भी है? खुद अख्तर ईमान क्यों नहीं हल्फ लिए? आदिल हसन ने क्यों नहीं लिया? और जब सवाल करता है कोई पत्रकार, कोई यूट्यूबर, तो जवाब देता है कि इमाम है। अरे जब इमाम हो तो इमाम को तो पहले नियत करना पड़ेगा, मुक्तदी नहीं भी करेगा तो इमाम के साथ मुक्तदी का है। जब तुम ही नियत नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे दिल में खोट है। और जवाब हमसे लेना भाई, हम तो अब जवाब देने के लिए तैयार हैं, कोई भी आए। दूसरी बात यह है, और ये जो हल्फ बर्दारी हुई थी, ये हल्फ बर्दारी अब्दुल्ला कमर सालिम और मुफ्ती अतर जावेद को काबू करने के लिए, कि हम इसको कैसे शिकंजे में लाएं। चूंकि उन लोगों का टिकट आज से 6 महीना पहले सौदा हो चुका था, और सौदा करके हम लोगों से हल्फ बर्दारी लिया ताकि ये लोग कहीं भाग ना जाए। ये तो हल्फ बर्दारी है। और शरीयत ये कहती है कि जिस खैर में शर का अंदेशा हो, उस खैर को छोड़ देना चाहिए। और ये खैर बताकर एक तरफ आप मुसलमानों की बात करते हैं, एक तरफ क़यादत की बात करते हैं, पसमानदगी की बात करते हैं, दाढ़ी टोपी का नाम ले रहे हैं कि टोपी वाले पर हमले हो रहे हैं, दाढ़ी वाले पर हमले हो रहे हैं, मदारिस पर हमले हो रहे हैं, खानकाहों पर हमले हो रहे हैं, और मदारिस पर हमले हो रहे हैं, मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। लिहाजा हमको वोट दो, हम इसका मुकाबला करेंगे। अरे बताओ भाई, जो मस्जिद चलाने वाला, मस्जिद बनाने वाला, मदरसा चलाने वाला, मदरसा में चंदा करने वाला, और देश को हमेशा कौम के साथ जीने से लेकर मरने तक साथ देने वाला, जनाजा वही पढ़ाएगा और निकाह वही पढ़ाएगा। सारा सिस्टम जब उलमा करता है
तो अब वो उसको तुम्हें एक टिकट देने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं है, गुंजाइश है।